नमस्कार, मैं नरेश दारा। आज साइंस शुरू कर रहे हैं अपन। ठीक है। साइंस के अंदर सबसे पहले जो अपन पोर्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन बायोलॉजी। बायोलॉजी क्योंकि साइंस के अंदर आप देखते हो फिजिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, यानी भौतिकी विज्ञान और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, तीनों में से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अपन जो पहले जो पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो बायो पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। आज बायो से शुरू करेंगे। ठीक है। तो देखिए, बायो का अगर मैं बात करूं, दो वर्ड से मिलकर बना है आपका शब्द बायो प्लस लोगोस। बायो प्लस लोगोस यानी बायो का मतलब है लिविंग्स, सजीव, और लोगोस का मतलब है टू स्टडी, यानी सजीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है, यानी हर एक चीज जो सजीव है, यानी जो वृद्धि करती है, जनन करती है, ठीक है, उन सारी चीजों का जो अध्ययन करते हैं वो किसके अंदर करते हैं? बायोलॉजी के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं, बायोलॉजी वर्ड दिया किसने, यानी सजीवों का अध्ययन अपन करेंगे, किसमें करेंगे? बायोलॉजी में करेंगे। तो ये बायोलॉजी वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किया तो वो किया था लेमार्क एंड ट्रेविरेंस। लेमार्क एवं ट्रेविरेंस ने क्या है, सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल किया था, बायोलॉजी वर्ड का यूज किया था। ठीक है। तो इसके बाद की अगर अपन कहानी देखें, देखिए मैंने कहा बायोलॉजी जीव विज्ञान यानी सजीवों का अध्ययन। जीवों के अंदर पेड़ पौधे भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं, यानी जो प्लांट किंगडम है, पादप जगत है, वो भी आएगा, और जो एनिमल किंगडम है, जंतु जगत है, वो भी आएगा। तो सबसे पहले इस बात को, यानी प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं ये कहां से आई? तो कार्ल लिनियस जी ने, कार्ल लिनियस जी ने अपनी एक पुस्तक लिखी, एक किताब लिखी, सिस्टेमा नेचुरी। कौन सी बुक थी? सिस्टेमा नेचुरी। कार्ल लिनियस ने अपनी एक पुस्तक लिखते हैं सिस्टेमा नेचुरी नाम से। ठीक है। तो इस पुस्तक के अंदर इन्होंने क्या किया, जो बायोलॉजी वर्ड है या जो सजीव वर्ड है, जो लिविंग चीजें हैं, सजीव है, उसको दो भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहले सजीव को सबसे पहले दो भागों में डिवाइड किसने किया? कार्ल लिनियस ने। अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है 2020-21 का, उसी में पूछ लिया था, यानी जो वर्गीकरण के पिता हैं वो किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को। ठीक है। देखेंगे सजीव जो है, यानी एक तो आ गया आपका प्लांट किंगडम, प्लांट यानी पादप जगत, और दूसरा आ गया आपका एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत। ठीक है। तो सबसे पहले सजीवों को, जो लिविंग्स हैं, उनको प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में किसने विभाजित किया था? कार्ल लिनियस ने किया था। किसमें किया था? तो अपनी एक पुस्तक थी सिस्टेमा नेचुरी, उस पुस्तक के अंदर किया था। यानी कार्ल लिनियस ने सबसे पहले क्या किया? सजीवों का वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स किया, यानी सजीवों का वर्गीकरण करने के कारण कार्ल लिनियस को क्या कहा गया? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या? टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण का अध्ययन, क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। यानी वर्गीकरण सबसे पहले कार्ल लिनियस ने किया था सजीवों का, इसलिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी या आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को कहा जाता है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए किस पुस्तक में किया था, तो अपनी एक पुस्तक थी सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है। चलिए इससे आगे बढ़ाते हैं, कुछ चीजों को और जानते हैं अपन बायो के बारे में। यानी जो आपकी बायोलॉजी है, मोटे तौर पर मैं इसको दो भागों में बांट सकता हूं। एक वो भाग जिसके बारे में कार्ल लिनियस ने कहा प्लांट किंगडम यानी पादप जगत, और एक बताया जंतु जगत, प्लांट किंगडम, और एक है आपका एनिमल किंगडम। ठीक है। अब देखिए प्लांट किंगडम के अंदर बायोलॉजी बोलते हैं पूरी जीव विज्ञान को, लेकिन जिसके अंदर अपन सिर्फ स्पेसिफाई प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं बॉटनी, और जिसके अंदर अपन एनिमल्स के बारे में, जीव जंतु जगत के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं जूलॉजी। जूलॉजी, जू से याद रह जाएगा चिड़ियाघर, जीव जंतु। ठीक है। यानी जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी मानव का अध्ययन भी किसमें करेंगे? जूलॉजी के अंदर। और बॉटनी के अंदर किसका अध्ययन करेंगे? पादपों का, पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। यानी बायोलॉजी को दो भागों में बांट दिया। अब देखिए बायोलॉजी वर्ड सबसे पहले किसने काम में लिया? तो वो थे लेमार्क एवं ट्रेविरेंस। लेकिन फादर ऑफ बायोलॉजी अगर पूछा जाए, बायोलॉजी का पिता पूछा जाए, पिता नॉर्मली उसको बोलते हैं जिस व्यक्ति ने उस सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया हो। ठीक है।
तो बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था वो किया था अरस्तु ने। किसने? अरस्तु ने। यानी जीव विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोलेंगे? अरस्तु को बोलेंगे। इंग्लिश में नाम आता है अरिस्टोटल। ठीक है, अरिस्टोटल या अरस्तु को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं जूलॉजी की, अब देखिए अरस्तु ने काम किया किस पे? बायोलॉजी पे। लेकिन बायोलॉजी का क्या मतलब? या तो प्लांट पे या एनिमल पे। तो सबसे पहले जो अरस्तु है, इन्होंने क्या किया था? जूलॉजी के ऊपर अच्छा कार्य किया था, इसलिए फादर ऑफ जूलॉजी भी किसे बोला जाता है? अरस्तु को बोला जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा ये चीज। फादर ऑफ बायोलॉजी पूछ ले चाहे फादर ऑफ जियोलॉजी पूछ ले, दोनों का आंसर क्या होगा? अरस्तु होगा। लेकिन इसकी मैं अगर बात करूं, बोटनी की बात करूं, तो सबसे पहले बोटनी के ऊपर जो अध्ययन किया था या जो महत्वपूर्ण अध्ययन था वो किसका था? थियोफ्रेस्टस का। थियोफ्रेस्टस का। थियोफ्रेस्टस को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बोटनी। फादर ऑफ बोटनी अगर पूछा जाए तो किसे बोला जाता है? थियोफ्रेस्टस को। ये कुछ एक फैक्ट्स थे, इनके बारे में अपन ने जाना, क्योंकि अगर पहली क्लास में अगर अपन इन चीजों के बारे में नहीं पढ़ते हैं तो ये चीजें छूट सी जाती हैं। लेकिन काफी बार देखते हो आप, इससे भी क्वेश्चन आता है। जितने भी फैक्ट बताए सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, काफी बार इनसे क्वेश्चन रिपीट होता है। नॉर्मली जो स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं, इजी जिनमें क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें इस टाइप का जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो अपन दोनों चीजों को कवर करेंगे, अपन फैक्ट भी पढ़ेंगे और अपन कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। हर समझने वाली चीज भी आप पढ़ेंगे और हर चीज जिसको आपको याद करना है वो भी आपको बताएंगे। यानी इससे बाहर आपके कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, तो बायोलॉजी के अंदर अपन सबसे पहले ये जूलॉजी वाला पार्ट करेंगे, कुछ बोटनी की भी चीजें अपन पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्टिंग अपन जूलॉजी से कर रहे हैं। आज की क्लास में अपन ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, मानव रक्त के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन ब्लड जैसे मैंने वर्ड काम में लिया, आपके दिमाग में आ रहा होगा उसकी स्टेट कैसी होती है, देखने में कैसा होता है, कलर कैसा होता है, अवस्था कैसी होती है। ठीक है, ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त। ठीक है, मानव रक्त के बारे में सबसे पहले अगर मैं बात करूं उसकी भौतिक अवस्था कैसी होती है, ठोस होता है, द्रव होता है या गैस होता है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? तो आप बोलते हो सर लिक्विड होता है, तरल होता है। रंग कैसा होता है? जी बता रहे हो आप, लाल होता है। ठीक है, लेकिन बात यहां तक नहीं काम चलता है, कंपटीशन एग्जाम में यहां तक काम नहीं चलता है, उसकी और सारी चीजें होती हैं वो अपने को पढ़नी होती है। तो अपन ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? ब्लड के अंदर सबसे पहले तो उसकी संरचना पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यानी ब्लड का जो संगठन होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कौन सा प्रोटीन होता है, कौन सा उसके अंदर पार्ट होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ये सारी चीजें क्या होती है इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो ब्लड ग्रुपिंग है, किसका ब्लड ए है, बी है, ए बी है, ओ है, वो जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद एक आर फैक्टर आता है, आर फैक्टर, जो ये डिसाइड करता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए तो है लेकिन ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, ओ तो है, ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव है। ठीक है, ये सारी चीजें किससे पढ़ते हैं अपन? आर फैक्टर से पढ़ते हैं। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति को ब्लड दे रहा है, तो क्या ए है वो ओ को ब्लड दे सकता है या ओ है वो ए को ब्लड दे सकता है? अगर दे सकता है तो क्यों, और अगर नहीं दे सकता है तो क्यों नहीं दे सकता? अगर उल्टा अगर आपने कुछ कर दिया तो क्या होगा? वो सारी चीजें भी अपन इसमें पढ़ेंगे। उसके अलावा जैसे आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, माता या पिता में से एक का ब्लड ग्रुप ए है, एक का बी है, तो आपको बताना होता है उनका जो संतान होगी उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लड का जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, यानी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जो ब्लड नहीं दिया जाना चाहिए था वो ब्लड अगर दे दिया जाता है तो क्या होगा। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें अपन ब्लड से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में आते हैं वो सारे अपन पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ब्लड के संगठन से या ब्लड के बारे में कुछ बेसिक बातें। सबसे पहले मैं अगर बात करूं ब्लड क्या है, सीधा एक क्वेश्चन आता है, एक लाइन आती है, तरल संयोजी ऊतक। क्या बोल सकता हूं मैं ब्लड को? तरल संयोजी ऊतक, फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल का मतलब आप समझ रहे हो, लिक्विड फॉर्म में, इसलिए तरल है। संयोजी यानी जोड़ने वाला, और ऊतक, ऊतक को समझाएंगे। सबसे पहले संयोजी का मतलब समझिए
क्या ब्लड है वो पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है? कोई जॉइंट होता है क्या? नहीं, जॉइंट नहीं होता, लेकिन लिक्विड फॉर्म में होता है। पूरी बॉडी के अंदर ये परिवहन कर सकता है, एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचता है, यानी पूरी बॉडी को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको संयोजी बोलते हैं। और उत्तक का क्या मतलब है देखिएगा। अगर मैं बात करूं, जैसे किसी बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूं या किसी गांव की बात कर रहा हूं, चलो विलेज या शहर की बात करते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या होता है, कुछ ईंटें, ब्रिक्स, ईंटें मिलके क्या करेंगे, एक दीवार का निर्माण करेंगे, ठीक है। ईंट है, ईंट से मिलकर अपन ने क्या बना दी, एक दीवार बना दी। चार दीवारें बना के अपन ने क्या बना दिया, एक कमरा बना दिया। कुछ एक कमरे लिए क्या बना दिया, घर बना दिया। और कुछ एक घर मिलकर क्या बनाते हैं, एक गांव बनाते हैं। कुछ एक गांव मिलकर एक तहसील बनाते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, मानव शरीर की मैं अगर बात करूं, तो जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटा जो अंग होता है, कोई जो भाग होता है, उसे क्या बोलते हैं, सेल या कोशिका, ठीक। मानव शरीर की, जैसे दीवार के अंदर मैंने ईंट का प्रयोग किया, वैसे ही मानव शरीर की अगर मैं बात करूं, ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूं, तो जो सबसे छोटी संरचना होती है वो क्या होती है, सेल या कोशिका। अब जब खूब सारी सेल्स और कोशिकाएं मिलेंगी तो ये किसका निर्माण करती हैं, ये निर्माण करती हैं उत्तक का, टिश्यू का, ठीक। और ऐसे ही कई टिश्यू मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ऑर्गन का, अंग का निर्माण करते हैं। जैसे हृदय है, यकृत है, फेफड़े, ठीक है, ये सारी अंग है, बॉडी के ऑर्गन है। तो ऑर्गन का निर्माण किससे होता है, टिश्यू से होता है। और ऐसे ही कई सारे जब ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, सिस्टम का निर्माण करते हैं। सिस्टम यानी तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये सारे सिस्टम होते हैं। और इस तरह से जब कई सिस्टम मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, बॉडी का निर्माण करते हैं, मानव शरीर का निर्माण करते हैं। तो ब्लड है वो क्या है, एक टिश्यू है, एक उत्तक है। यानी ब्लड के अंदर सेल्स होती हैं, कई प्रकार की सेल्स कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए ब्लड को क्या बोलते हैं, एक उत्तक बोलते हैं। किस प्रकार का उत्तक है, तो आप कहेंगे सर तरल संयोजी उत्तक होता है। चलिए ठीक है। उसके बाद अब मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन बॉडी की, मानव शरीर की, और उसके अंदर मानव रक्त की। तो मानव रक्त की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है बॉडी के अंदर, ह्यूमन के अंदर लगभग ब्लड की मात्रा कितनी होती है, तो सर आप बोलेंगे सर वेट का, जो उसका वेट होगा, ह्यूमन का जो वेट होता है उसका लगभग 7 से 10% क्या होता है, उसके अंदर ब्लड होता है। जैसे मैंने कहा किसी का वेट 50 kg है, ठीक है, ये लगभग बताया मैंने, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर में जो ब्लड की मात्रा होती है वो वजन का लगभग कितने % होती है, ठीक है, इसलिए बताया है। तो उसके अंदर आप बोल रहे हो सर 5 लीटर, ठीक है। ऐसे नहीं है किसी के अंदर 120 kg वेट है तो उसके अंदर 12 लीटर ब्लड होगा, ठीक। ये एक्सेप्शनल केस नहीं, आइडियल केस के अंदर ये मानकर चलते हैं कि जो बॉडी का वेट होगा उसका लगभग कितना होगा, 7 से 10% क्या होता है उसमें ब्लड पाया जाता है। नॉर्मली लगभग ये मानिए 5 से 6 या 7 लीटर ब्लड मानव के अंदर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ब्लड का पीएच, ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो ब्लड की पीएच वैल्यू होती है 7.4। 7.4 होने का मतलब है वो कैसा होता है, नेचर के अंदर क्षारीय होता है। देखिए पीएच क्या चीज बताती है, मैं एक स्केल बना रहा हूं, ठीक है, ये वैल्यू है 7, ये है 0 और ये है 14, ठीक है। ये आप पीएच पैमाना समझिए। पीएच पैमाना क्या होता है, अगर कोई भी चीज जैसे वाटर, जल ले रहे हो आप, पानी ले रहे हो, उसका पीएच कितना होता है 7। 7 होने का मतलब कैसा है, वो उदासीन। अगर उसकी पीएच 7 से क्या आ जाए, कम आ जाए, तो उसका मतलब वो क्या है, अम्ल। और अगर 7 से ज्यादा आ जाए उसका मतलब वो क्या है, क्षार। अब ब्लड का पीएच आपके सामने लिखा हुआ है कितना है, 7.4। कहने का मतलब 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा किस दिशा में ज्यादा, क्षार की तरफ ज्यादा, यानी 7 से ज्यादा हो रहा है, यानी उसमें किसके गुण बढ़ते जा रहे हैं, क्षार के गुण बढ़ते जा रहे हैं। अगर 14 हो जाए तो सबसे मजबूत से मजबूत क्षार, अगर 0 हो जाए तो सबसे मजबूत से मजबूत अम्ल, और अगर इन दोनों के बिल्कुल बीच में आ जाए, अगर 7 पे आ जाए तो वो क्या, न्यूट्रल है, उदासीन है, वरना एसिडिक है, वरना बेसिक है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे ये चीजें। अगर पीएच 7 तो उदासीन, कई बार पूछ लिया जाता है उदासीन जल के लिए, या अगर कोई जल के लिए पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। अलग अलग चीजों की पूछी जाती है। अगर वो अम्लीय है यानी वो खट्टी चीज है तो उसका पीएच कितना होगा, 0 से 7 के बीच में होगा। अगर वो क्षारीय है तो 7 से
14 के बीच में होगा। कहने का मतलब जो ब्लड है उसका पीएच कितना होता है 7.4 होता है, यानी उसकी जो नेचर होगी वो कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति का ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी में। उसके बाद ब्लड को आप स्टेट जानते हो कैसी है, लिक्विड, तरल है। लेकिन उसका जो संगठन होता है, क्या उसमें सभी भाग तरल होते हैं? क्या सेल्स जो होती हैं, कार्पल्स जो होती हैं वो लिक्विड होती है? नहीं, वो लिक्विड भाग नहीं है, वो कोशिकीय भाग है। चलो मैं जैसे ब्लड है उसको डिवाइड करता हूं, दो भाग होते हैं इसमें। एक तो है आपका फ्लूइड पार्ट यानी द्रव भाग, और एक है कोशिकीय भाग, सेलुलर पार्ट। कोशिकीय भाग यानी सेलुलर पार्ट और फ्लूइड पार्ट यानी द्रव भाग। ये होता है लगभग 55%, 55%। साधारण सी बात है, द्रव भाग है वो ज्यादा होगा, तभी तो ओवरऑल जो कुल ब्लड होता है वो कैसा होता है, लिक्विड होता है। तो ब्लड के अंदर 55% भाग, 55% जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, द्रव होता है, फ्लूइड होता है। और जो बाकी होगा 45% भाग वो कैसा होगा, सेल्यूलर होगा, सेल्यूलर पार्ट होता है। सबसे पहले ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है 55%, उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। ब्लड में लगभग 55% भाग पाया जाता है जो द्रव अवस्था में होता है, और उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, स्लाइटली येलो होता है, हल्का पीला रंग होता है किसका, प्लाज्मा का। काफी बार पूछा जाता है ब्लड के अंदर प्लाज्मा कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो लगभग ये 50% से ज्यादा, 50 से 55% या 55% प्लाज्मा ब्लड के अंदर पाया जाता है। जो कोशिकीय भाग है वो 45% पाया जाता है। इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी वो सारी अपन पढ़ेंगे, जैसे आरबीसी है आपका, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स क्या चीजें होती हैं, इनके बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन किसको पढ़ेंगे, प्लाज्मा को पढ़ेंगे, यानी जो ब्लड का जो लिक्विड भाग या वो ऐसा पार्ट जिसके कारण ब्लड लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। जैसे इससे ये क्वेश्चन भी बन सकता है, मैंने आपसे क्वेश्चन कहा कि ब्लड है वो मानव का जो रक्त है वो तरल अवस्था में पाया जाता है, निम्नलिखित में से किस घटक के कारण पाया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो आप क्या करोगे, प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा जो पार्ट है वो मैक्सिमम होता है ब्लड में, कितना, 55%, और ये किस अवस्था में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। इसी के कारण ब्लड है वो किस अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए प्लाज्मा को समझते हैं सबसे पहले अपन कि प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा का संगठन क्या है, किन चीजों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा बताया आपको, हल्का पीला रंग होता है, इसका स्लाइटली येलो कलर होता है, लेकिन ओवरऑल ब्लड का कलर कैसा होता है, तो रेड होता है। ठीक है, प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर 90%, 90% भाग क्या होता है, वाटर। प्लाज्मा का 90% भाग क्या होता है, जल होता है। ध्यान रखना, ब्लड का 90% भाग नहीं बोल रहा हूं, ब्लड का कितना परसेंट प्लाज्मा, 55%, और इस 55% का 90% क्या होता है, जल होता है। तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा का भाग कितना, 55%, और प्लाज्मा में जल का भाग कितना, तो 90%। बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, प्लाज्मा में कितने परसेंट जल पाया जाता है, तो 90% इसमें वाटर पाया जाता है। 7% प्रोटीन, 7% भाग किसका पाया जाता है, प्रोटीन का पाया जाता है। और जो 3% पार्ट बचा है वो क्या होते हैं, अदर कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, उनको भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजें होती है। अब देखिए 90% वाटर है, 7% कौन सी है, प्रोटीन का है, और 3% के अंदर जो अदर कंपाउंड्स है वो आ जाते हैं। प्रोटीन की मैं बात करूं, कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स होती है ना वो किसी में पाएंगी, सिर्फ प्लाज्मा में पाई जाएंगी। और कितने प्रकार की प्रोटीन होती है, तो सबको देखिए, प्रोथ्रोम्बिन, प्रो। अब देखिए इनको जो हिंदी और इंग्लिश में कुछ बच्चों को हो सकता है दिक्कत आती है, ऑफलाइन क्लासेस में बोलते हैं कि सर आप हिंदी बताइए। प्रोटीन है, हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो प्रोटीन ही लिखते हैं। प्लाज्मा है, इंग्लिश में बोलो चाहे हिंदी में प्लाज्मा ही लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो आपको प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, मैं हिंदी और इंग्लिश नाम दोनों लिख देता हूं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। प्रोथ्रोम्बिन, ठीक। दूसरी जो प्रोटीन होती है वो होती है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन,
नोजन। नाम थोड़े अजीब से हैं लेकिन आपको तो याद नहीं रखने, ऑप्शन से देख के टिक लगाना है, लेकिन कई बार अगर पढ़े हुए होंगे तो आपको आसानी से पकड़ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपको सही करना है। प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और हिपेरिन। ग्लोबुल एल्बुमिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और हिपेरिन। प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और हिपेरिन, ये जो 5 प्रोटीन मैंने बताई हैं ये अपने प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं और प्लाज्मा का लगभग 60% भाग इस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। 90% जल से, 7% प्रोटीन से और 3% में क्या क्या चीजें आएंगी वो भी देखेंगे। अब देखिए ये जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, इन प्रोटीन्स का काम होता है थक्का बनाना, ब्लड का क्या बनाना, क्लोटिंग करना। जैसे चोट लग जाती है, रक्त बहना शुरू हो जाता है, ब्लड है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है, यानी कुछ समय बाद वो अपने आप जब रुक जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थक्का जमना या क्लोटिंग बनना बोलते हैं। तो थक्का या क्लोटिंग जो बनता है ब्लड का वो किन 2 प्रोटीन्स के कारण बनता है, तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। काफी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण ब्लड का है वो, रक्त का है वो थक्का जमता है, तो इनमें से कोई ऑप्शन में दिया हुआ होगा, आपको उसको टिक करना होता है। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, वैसे इनका आरबीसी के निर्माण में ये हेल्प करते हैं लेकिन इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वो आपकी कौन सी है, हिपेरिन। इसे बोलते हैं एंटी क्लोटिंग प्रोटीन। कौन सी, एंटी क्लोटिंग, एंटी क्लोटिंग। इन दोनों को क्या बोला, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन को क्लोटिंग प्रोटीन, यानी ये क्या करती है, थक्का बढ़ाने में सहायता करती है। जबकि ये जो हिपेरिन है इसे बोला एंटी क्लोटिंग, यानी ये थक्का नहीं जमने देती। कहने का मतलब जैसे ब्लड है, चोट लगी, चोट लगने के बाद जैसे ही चोट लगती है खून बहना शुरू होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद खून है वो जम जाता है। लेकिन आप देखते हो अपनी बॉडी में भी तो एनी टाइम खून फ्लो होता रहता है, एनी टाइम खून बहता रहता है। फिर क्या कारण है कि अपने शरीर के अंदर बहते टाइम खून नहीं जमता है, तो वो प्रोटीन होती है कौन सी, हिपेरिन प्रोटीन है, वो ब्लड को जमने नहीं देती है। तो ध्यान रखना एंटी क्लोटिंग प्रोटीन अगर पूछा जाए तो कौन सी होती है, हिपेरिन। और अगर ब्लड की क्लोटिंग होने में सहायता करती है तो वो 2 प्रोटीन कौन सी होती है आपकी, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है, प्लाज्मा भाग अपन ने पढ़ लिया। अब जो कोशिकीय भाग था आपका, यानी लगभग 45% भाग सेल्यूलर पार्ट जो होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। उनके बारे में थोड़ा देखेंगे ये क्या चीजें होती है। सबसे पहले मैंने बताया आपको आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स, क्या, रेड ब्लड, सी से सेल्स और कार्पल्स दोनों बना सकते हो आप, लेकिन अगर ऑप्शन में कार्पल्स दिया हुआ होगा तो आपको कार्पल्स करना है। ये है वो कोशिकाएं नहीं कणिकाएं होती है एक प्रकार से कार्पल्स। ठीक है, आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट्स यानी इनको हिंदी में बोलते हैं क्या, बिंबाणु। क्या बोलते हैं, बिंबाणु। ठीक, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म्स कई बार पूछी जाती हैं, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स बिंबाणु। ये प्लेटलेट्स वही प्लेटलेट्स हैं जो डेंगू बुखार में तेजी से क्या आती हैं, डाउन आती है, इनकी संख्या है वो कम हो जाती है। प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है किस बुखार में, डेंगू बुखार में, ध्यान रखना आप। ठीक, अब देखिए इनका जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है, इनके एक अलग नाम भी होते हैं। इनका जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का दूसरा नाम अगर पूछा जाए तो क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स। और अगर पूछा जाए प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट्स।
एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। क्या? थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी का दूसरा नाम कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स होता है, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट होता है और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट्स होता है। अब देखेंगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में क्या होता है पूरा। उसी से पहले आरबीसी की बात करते हैं कि इसकी निर्माण की। आरबीसी का निर्माण कहां पे होता है? तो निर्माण होता है इसका रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा के अंदर, लाल अस्थि मज्जा। ठीक, आरबीसी का निर्माण कहां होता है? रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है। अब देखिए ये अस्थि मज्जा क्या चीज होती है, बोन मैरो किसको बोलते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक थोड़ा चित्र की सहायता से बताता हूं आपको। जो मनुष्य होता है उसके अंदर जो डेवलप्ड बड़ी जो हड्डियां होती हैं, विकसित जो हड्डियां होती हैं, उनके अंदर बीच के अंदर एक इस प्रकार का द्रव भरा हुआ रहता है। ठीक है, इन हड्डियों के बीच में क्या द्रव भरा हुआ? एक द्रव भरा हुआ रहता है। इस द्रव का दोनों सिरों से ये किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। इसको बोलते हैं क्या? रेड बोन मैरो। ये दोनों साइड क्या है? आरबीएम है आपका। ठीक, और बीच में क्या होता है? वाईबीएम, येलो बोन मैरो। पीले कलर का जो द्रव होता है उसे येलो बोन मैरो, दोनों साइड ऊपर नीचे कैसा होता है? रेड कलर का होता है, जिसे रेड बोन मैरो या लाल अस्थि मज्जा कहते हैं। और इसी के अंदर किसका निर्माण होता है? आपकी आरबीसी का निर्माण होता है। देखिएगा ये जो बड़ी हड्डी है ना, सिर्फ उसी में मिलेगा ये बोन मैरो। ठीक है, और ये जो बीच वाला, ये जो खाली जो नलिका नुमा जो भाग है, इसे क्या बोलते हैं? हेवर्सियन, हेवर्सियन नलिका या हेवर्सियन कनाल बोलते हैं। ठीक है, सभी जीवों के अंदर ये हेवर्सियन नहीं मिलेगी। ठीक है, सभी जो स्तनधारी उसमें जो जीव है उसमें नहीं मिलती। स्तनधारियों के अंदर ये हेवर्सियन नलिका पाई जाती है। कुछ एक स्तनधारियों में ये हेवर्सियन नलिका पाई जाती है, जिसके अंदर क्या होता है? ये बोन मैरो होता है। ऊपर ये जो रेड होता है, इस रेड बोन मैरो में किसका निर्माण होता है? आरबीसी का। और जो येलो बोन मैरो है, इसमें निर्माण होता है किसका? डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, यानी अगर पूछा जाए आपसे कि आरबीसी का निर्माण कहां होता है, तो उसका निर्माण होता है आरबीएम, रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा के अंदर। ठीक है, अब देखिए एक बार आरबीसी का निर्माण हुआ, आरबीसी अपना कार्य करेगी। आरबीसी का कार्य क्या होता है? तो O2 का परिवहन करना। पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, परिवहन करती है, वो कौन करती है? आपकी आरबीसी करती है। किसकी सहायता से करती है? तो एचबी यानी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेगा और ये पूरा आरबीसी इसे पूरे शरीर के अंदर पहुंचा देगी। यानी आरबीसी का कार्य क्या हुआ? ऑक्सीजन का परिवहन करना। और इस हीमोग्लोबिन के कारण जो आरबीसी का रंग होता है वो कैसा होता है? लाल रंग होता है। यानी हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है, लाल रंग होता है। अब देखिए आरबीसी का निर्माण होने के बाद आरबीसी कितने दिन तक कार्य करेगी? 120 दिन तक। यानी आरबीसी का जो लाइफ टाइम है, जो जीवन काल है, वो कितने दिन का होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी बढ़ी, कहां बढ़ी? रेड बोन मैरो के अंदर बढ़ी। उसके बाद 120 दिन तक अपना कार्य किया और उसके बाद क्या होगी? आरबीसी समाप्त हो जाएगी, यानी आरबीसी की डेथ हो जाएगी। आरबीसी की डेथ होती कहां है? सप्लीन के अंदर। सप्लीन यानी प्लीहा, अपनी बॉडी का ये अंग है सप्लीन या प्लीहा, जहां जाकर आरबीसी क्या होती है? अपने जो जिन कंपाउंड से मिलकर बनी होती है उनमें टूट जाती है, अपने घटकों में टूट जाती है, कंपोनेंट्स में टूट जाती है। कहां? प्लीहा के अंदर। इसलिए प्लीहा को क्या कहा जाता है? आरबीसी की कब्रगाह है। आरबीसी की कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो आरबीसी की कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा को, क्योंकि आरबीसी की मृत्यु कहां होती है? प्लीहा में। आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? रेड बोन मैरो के अंदर। इसके अलावा एक क्वेश्चन और जो कई बार पूछा जाता है कि भ्रूण अवस्था के अंदर, भ्रूण अवस्था का मतलब जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है? आरबीसी का निर्माण, अब आप कहोगे सर सही अवस्था कौन सी? आरबीसी का निर्माण तो आरबीएम में होगा, यानी आपका क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया। आरबीसी का निर्माण आरबीएम में होता है, लेकिन जब भ्रूण अवस्था में होगा, क्योंकि आरबीएम देखो भ्रूण के अंदर हड्डियां विकसित नहीं होंगी, और विकसित नहीं होंगी तो उसकी हड्डियों में बोन मैरो मिलेगा क्या? बोन मैरो नहीं मिलेगा, और बोन मैरो नहीं मिलने के कारण वहां आरबीसी का निर्माण नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है? यकृत या
प्लीहा के अंदर, ठीक है, लीवर या सप्लीन के अंदर, यकृत या प्लीहा, लीवर यानी सप्लीन इंग्लिश में कहूं तो, इसके अंदर निर्माण होता है आरबीसी का। कब? भ्रूण अवस्था में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां, तो आप क्या करोगे, यकृत या प्लीहा के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। किसमें? भ्रूण अवस्था के अंदर, ठीक है। उसके अलावा आरबीसी से रिलेटेड कुछ और चीजों की अगर मैं बात करूं, इसका आकार, आरबीसी का आकार, ठीक, डिस्क के जैसा होता है, ठीक है, डिस्क शेप होता है। कहने का मतलब दोनों तरफ से अंदर से इस तरह से दसा हुआ, दोनों साइड से कैसी होती है, अवतल होती है। एक प्रकार से ये मानिए आप, जैसे पेड़ा होता है, ठीक है, उसका अगर अंदर से दबा हुआ और बाहर से भाग उभरा हुआ, इस तरह की चक्ति के आकार की शेप होती है किसकी, आरबीसी की, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन इंपॉर्टेंट है, काफी याद रखना है आपको, ठीक है। आरबीसी का निर्माण, आरबीसी की डेथ, आरबीसी की अगर मैं कब्रगाह पूछूं तो आपको सप्लीन या प्लीहा करोगे। उसके अलावा आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या, तो ह्यूमन के अंदर इसकी लगभग 40 से 50 लाख प्रति क्यूबिक एमएम होती है, ठीक है, एमएम क्यूब, 40 से 50 लाख प्रति क्यूबिक एमएम होती है, क्यूबिक मिलीमीटर होती है आरबीसी की संख्या। और अगर इसकी संख्या ज्ञात पूछा जाए किससे की जाती है, तो ये होता है हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी की संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सी डिवाइस काम में ली जाती है, तो हीमोसाइटोमीटर होती है। अब देखिए, हमेशा इतनी रहेगी क्या, नहीं, कम ज्यादा भी होगी, यानी कमी होगी तो कोई ना कोई रोग होगा, और अगर अधिक होगी तो भी कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। तो ध्यान रखना, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। आरबीसी की कमी से एनीमिया या अरक्तता रोग हो जाता है, और अधिकता से, आरबीसी की अधिकता से पॉलीसेथेमिया रोग हो जाता है, पॉलीसेथेमिया रोग हो जाता है। ध्यान रखना, आरबीसी की कमी से एनीमिया, अधिकता से पॉलीसेथेमिया। एक क्वेश्चन जो कई बार पूछा जाता है, आरबीसी का रंग कैसा, रेड कलर होता है, ठीक। जो कॉकरेच होता है, तिलचट्टा जिसको बोलते हैं, तिलचट्टा कॉकरेच, इसका ब्लड का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। कैसा? सफेद। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि क्या कारण है कि तिलचट्टा के खून का रंग क्या होता है, सफेद होता है। तो ध्यान रखना, तिलचट्टा के अंदर आरबीसी पाई जाती है या नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। तिलचट्टा के अंदर आरबीसी नहीं पाई जाती, ठीक है। इसलिए इस तिलचट्टा के जो खून का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आरबीसी के केंद्रक से संबंधित, ठीक है। चलिए बताइए, आरबीसी में केंद्रक होता है या नहीं, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। जो ह्यूमन होता है, मानव होता है, उसकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन दो स्तनधारी ऐसे हैं, कौन कौन से, ऊंट और लामा, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाने वाला स्तनधारी है ये लामा भी। ऊंट और लामा दो ऐसे स्तनधारी होते हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक प्रेजेंट होता है। तो ध्यान रखना, किसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ऊंट व लामा की, जबकि और किसी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसके अलावा तिलचट्टा होता है, उसके ब्लड में आरबीसी नहीं पाई जाती है। जीवन काल पढ़ लिया आपने, मृत्यु पढ़ ली, आरबीसी का निर्माण पढ़ लिया, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण पढ़ लिया, आरबीसी की संख्या पढ़ी, और किससे ज्ञात करते हैं वो चीज आपने पढ़ी, ठीक है। तो आरबीसी से रिलेटेड इतनी चीजें खूब है। अगर कुछ रही है तो आगे की क्लास में आपको करवा देंगे। कल अपन पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और उसके अलावा ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुप, यानी ठीक है, ब्लड ग्रुप कैसे होता है, किस आधार पर ब्लड ग्रुप को बांटा जाता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ये सारे ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और लगातार तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।